हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 तक पढ़ लिया था। 1861 के बाद भारत में कांग्रेस का गठन होता है। कांग्रेस का गठन 1885 में होता है। कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। 1892 के अधिनियम के तहत बजट पर सीमित बहस करने का अधिकार भारतीयों को मिला, लेकिन याद रखेंगे कि वोट देने का अधिकार भारतीयों को नहीं मिला। इस एक्ट के तहत ही सबसे पहली बार निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस एक्ट के तहत ही निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस एक्ट के द्वारा आर्थिक नीतियों की आलोचना करने का भी अधिकार भारतीयों को मिला और एक केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव भी गठित की गई। ठीक है। इस एक्ट के बाद आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद भारत में एक और एक्ट आता है जिसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। तो अब हम अगला एक्ट समझ लेते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एक्ट क्या है। ब्रिटिश संसद में एक अरुंडेल समिति बनाई जाती है और अरुंडेल समिति की सिफारिश पर भारत में एक अधिनियम बनाया जाता है और उस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। उस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को ही हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं। इसका नाम इसलिए है मार्ले मिंटो क्योंकि ये राज्य सचिव थे और मिंटो उस समय वायसराय था। मिंटो वायसराय था, मार्ले उस समय राज्य सचिव था। तो राज्य सचिव और वायसराय के समय पर ये एक अधिनियम आया, इसलिए हम इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया और विशेष मताधिकार दिया गया। ठीक है। इस पृथक निर्वाचन मंडल में 3 कैटेगरी थी। पहला सामान्य, दूसरा वर्गीय और तीसरा विशिष्ट यानी स्पेशल। ये 3 कैटेगरी इस प्रथम निर्वाचन मंडल में थी जो पृथक इनके लिए बनाया गया था। इस ही एक्ट में याद रखेंगे कि रिजर्वेशन शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया। उस एक्ट में जब हमने अभी पढ़ा 1892 वाला, उसमें निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जबकि इसमें रिजर्वेशन शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल दिया गया। तो रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन पहली बार इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ सब सर्वप्रथम भारत परिषद में दो भारतीय जोड़े गए, दो भारतीयों को शामिल किया गया। वो थे पहले कृष्ण गोविंद गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन दोनों को भारतीय परिषद में शामिल किया गया। ये दोनों भारतीय थे। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, जो कि प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। ठीक है। देखिए, आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए मन से, शिद्दत से आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, तो आप इनको नोट करिए। यकीन मानिएगा, अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं, पॉइंट वाइज इसको लिख लेते हैं और इनको बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। साथ ही साथ ये मेरे पढ़ाने के बाद आप किसी भी किताब के क्वेश्चंस लगाइएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, हम नेक्स्ट हम और समझ लेते हैं। इसके बाद एक अगला अधिनियम आता है, इसके 10 इयर्स बाद।
भारत शासन अधिनियम 1919, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1919। देखिए इस एक्ट को हम फिर से, एक और नाम आता है, हम इसका एक और नाम आता है मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। सेम वही, ये राज्य सचिव है, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड उस समय का भारत का वाइसराय है। इस एक्ट के तहत 1919 से 1935 तक प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी इन प्रोविंस का प्रावधान किया गया। अभी तक द्वैध शासन के बारे में हमने आपको बताया था कि सबसे पहली बार द्वैध शासन 1765 में, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया है कि 1765 से लेकर के 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप कोशिश करिएगा कि वो वीडियो देखें, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट भारतीय संवैधानिक विकास को लेकर के पूरा क्लियर हो सके। और मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट हमारा वीडियो है भारतीय संवैधानिक विकास को लेकर के, पूरा टॉपिक हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं बता रहा था आपको कि 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैध शासन यानी डायरकी लगाई गई थी। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा, 1919 अधिनियम के द्वारा फिर से अब 1919 से लेकर के 1935 तक ये प्रांतों में द्वैध शासन रहेगा, प्रोविंसेस में द्वैध शासन रहेगा। इसके बाद एक और बार ऐसा होता है कि द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। देखिए द्वैध शासन का मतलब है, जैसे आज भी हमारे यहाँ पर द्वैध शासन है। जब आप टैक्स देते हैं तो जीएसटी जाता है, एक तो यूजीएसटी होता है ना, और एक एसजीएसटी होता है, यानी स्टेट के लिए भी टैक्स जाता है और सेंट्रल के लिए भी जाता है। ठीक है, तो वही सेम आज है, जैसा आज है वैसा ही द्वैध शासन पहले हुआ करता था कि राज्य का भी उसमें कंट्रीब्यूशन था और केंद्र का भी था। तो द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो हमने बताया कि 1765 से लेकर के 72 तक बंगाल में की गई द्वैध शासन। उसके बाद 1919 से लेकर के 1935 तक प्रांतों में द्वैध शासन किया गया। इसके बाद आप नेक्स्ट जब आगे मैं आपको बताऊंगा 1935 का, वो केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट अभी आपको बता दिया है, हालांकि हम इसका दोबारा से जिक्र करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने पहले एक्ट्स में पढ़ा था कि वेतन जो थे वो हमारे भारत के रेवेन्यू से दिए जाते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत दोबारा से क्या कर दिया गया कि वेतन पुनः ब्रिटेन के थ्रू दिए जाने लगे। ठीक है, और द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष मतदान आप जानते होंगे हमारे देश में दो तरीके के मतदान होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। आपने कभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया होगा, उसको वोट नहीं दिया होगा, लेकिन आप अपने विधायक यानी विधानसभा के लिए वोट देते हैं। तो जो आप विधानसभा के लोगों को वोट दे रहे हैं या संसद में लोकसभा के लोगों को वोट दे रहे हैं, वो आपका प्रत्यक्ष मतदान है। लेकिन विधान परिषद या फिर राज्यसभा के लोगों को आप नहीं चुनते हैं, वो इनडायरेक्टली आपके चुने हुए कैंडिडेट के थ्रू वो चुने जाते हैं, वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। तो राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है मतदान। ठीक है, और द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जैसे आज भी हमारे देश में द्विसदनीय है, लोकसभा है, राज्यसभा है सेंट्रल में, ऐसे ही आप राज्यों में देखें तो विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक है, तो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कब हो जाती है? भारत शासन अधिनियम 1919 में हो जाती है। और पहली बार इस एक्ट के तहत ही पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में ही लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की गई। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1923 ली कमीशन के द्वारा 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। ली कमीशन कब बना? 1923 में। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926 में। भारत में जब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है तो इसके पहले चेयरमैन होते हैं सर रॉस वॉकर।
नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सर रॉस वॉकर्स। ठीक है, इसके बाद हम 1919 में कुछ और पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, मैं आपको जितना बता रहा हूं वो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप इतना ही कर लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत का जो सचिव था, है ना, भारत, मैंने आपको बताया कि वायसराय था और वायसराय के ऊपर भी भारत का सचिव था। उस भारत के सचिव को एक अधिकार दिया गया कि वो भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग यानी कैग सीएजी, जो आजकल आप पढ़ते हैं सीएजी, एसएससी, आप एसएससी का एग्जाम दें या कोई भी एग्जाम दें, आपने कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो 148 के तहत आता है। ठीक है, खैर हम आर्टिकल्स की आगे भी बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि भारत का जो सचिव था उसको यह अधिकार दिया गया कि वो भारत के लिए कैग यानी नियंत्रक महिलाओं को मताधिकार दिया। तो वो था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था? 19 सितंबर 1893 से। सबसे पहला ऐसा देश था जिसने कि महिलाओं को मताधिकार दिया, 19 सितंबर 1893 में पहला देश है ये। ठीक है, अभी करंटली, अभी करंट में क्वेश्चन था इसलिए मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब, सऊदी अरब जिसने अभी महिलाओं को मताधिकार दिया था। खैर, चलिए अब हम आगे चलते हैं, साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है 1919 के बाद, कि ये इसमें ये भी प्रावधान किया गया था कि 10 साल पर हम इसका रिव्यू करने आएंगे, इसी का रिव्यू करेंगे कि हम भारत में द्वैध शासन को अच्छे से चला पा रहे हैं या नहीं। तो रिव्यू करने के लिए द्वैध शासन का रिव्यू करने के लिए 10 साल पर एक कमीशन को आना था, लेकिन वो कमीशन 2 साल पहले आना कब था? 1929 में, लेकिन वो 2 साल पहले साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन जो है साइमन के नाम से हमारे देश में आता है। नवंबर 1927 को यह बनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि 1919 के जो प्रांतों में द्वैध शासन की जो व्यवस्था की गई थी उसकी समीक्षा करना। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 को बंबई में पहुंचता है, 1928 को बंबई में पहुंचता है और बंबई में इसका विरोध होता है, बंबई में इसका विरोध किया जाता है और विरोध में एक नारा दिया जाता है, साइमन गो बैक। तो याद रखेंगे कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने, डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने इसका नारा दिया है। इसका विरोध भारत में हर जगह हुआ, उसी जगह में से एक थी लाहौर। लाहौर में इसका जब विरोध हुआ तो वहां पर इसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज का ऑर्डर जो था वो जनरल स्कॉट ने दिया। ठीक है, जनरल स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु 17 लाठीचार्ज होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसका जो समर्थन है साइमन कमीशन का वो किस किस ने किया। तो याद रखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया और यूनियनिस्ट पार्टी ने किया और इसमें सैफी ग्रुप, मोहम्मद सैफी ग्रुप के लोग भी शामिल थे। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें कि इसने जो अपनी रिपोर्ट है साइमन कमीशन ने वो 1930 में सबमिट की है, 1930 में सबमिट की है। ठीक है, रिपोर्ट जो है 1930 में सबमिट की है। इसमें अगर सदस्यों की बात करें तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और इसका विरोध क्यों हो रहा था? विरोध होने का कारण था कि इसमें सभी अंग्रेज थे, यानी गोरा इसको कमीशन भी कहा जाता है। तो उस समय पर एक वायसराय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय दोनों ने मिलकर, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका नाम था वर्कन हेड, लॉर्ड वर्कन हेड। लॉर्ड वर्कन हेड ने 1928 में मोतीलाल नेहरू को
ये प्रस्ताव दिया कि अगर आपको अपने देश में स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेट चाहिए, तो फिर आप एक काम करिए कि अपनी एक समिति बनाइए, और सब सर्वसम्मति से अगर वो समिति तैयार है तो हम आपको स्वराज देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीच में क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि नेहरू समिति में, अब ये जो नेहरू समिति है ये बर्कनहेड के कहने पर जो बनाई जा रही है, इसमें 10 सदस्य हैं। उन सदस्यों के बारे में देखते हैं कि पहला था कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नेहरू समिति में कितने सदस्य थे जो कि नेहरू रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें सदस्य थे 10, लेकिन खुद मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष रहेंगे। मोतीलाल नेहरू। अगर आप टोटल की बात करें तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 11 लोग हो जाएंगे, लेकिन सदस्यों की बात करें तो 10 सदस्य रहेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर सदस्य पूछता है तो 10 सदस्य, और कुल संख्या पूछता है तो 11, क्योंकि एक अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू। इसमें नेहरू समिति में जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस से थे, सुभाष चंद्र बोस जो कि कांग्रेस से थे, जवाहरलाल नेहरू ये सचिव थे जो कि कांग्रेस से, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ये भी कांग्रेस से थे, और शोएब कुरैशी ये मुस्लिम लीग से थे। मुस्लिम लीग, और ये भी मुस्लिम लीग से थे। ठीक है। उसके बाद एस एस अडे ये हिंदू महासभा से थे। हिंदू महासभा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और एम आर जयकर ये भी हिंदू महासभा से थे, और सरदार मंगल सिंह ये सिख समुदाय से थे, और जी आर प्रधान का एक बार शायद पूछा गया है, हरिजन, ठीक है। और तेज बहादुर शपरू उदारवादी। ठीक है, उदारवादी। एम एन जोशी एक श्रमिक संघ था, श्रमिक संघ से थे। ठीक है। अब देखते हैं कि जो मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट थी, इस नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरीके से तैयार किया गया 10 अगस्त 1928 को। 10 अगस्त 1928 को। ठीक है। जो कि ये जो नेहरू रिपोर्ट है, इसको हम ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखिएगा कि इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या क्या थे वो हम समझते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए। तो मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो सबसे पहले कहां की गई, नेहरू रिपोर्ट में की गई। इन्होंने कहा कि हमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन करवाना है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा डोमिनियन स्टेट चाहिए। देखिए, डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि अधिकार तो अंग्रेजों का ही रहेगा, लेकिन शासन हम चलाएंगे, प्रशासन हम चलाएंगे, और अधिकार किसका रहेगा, अंग्रेजों का रहेगा। वही डोमिनियन स्टेट है। ठीक है। और इन्होंने प्रस्ताव दिया कि महिला और पुरुषों को समान अधिकार मिलने चाहिए, और वयस्कों को, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। ये इन्होंने इसमें नेहरू रिपोर्ट में मांग की, प्रस्ताव की। तो इसके बाद एक फिर से एक एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम है, इसको आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। भारत शासन अधिनियम ये पहला कि बहुत बड़ा एक अधिनियम था। अभी तक जितने भी अधिनियम आते थे उन सबसे बड़ा था, विस्तृत अधिनियम था। ये जब दिया गया तो दिया तो गया, लेकिन बिना मौलिक अधिकार के। अभी मैंने बताया कि अभी नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, लेकिन ये बिना मौलिक अधिकारों के दिया गया। अगर मौलिक अधिकार आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो आप देखिएगा उनमें मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। तो बिना मौलिक अधिकारों के ये दिया गया। साथ ही याद रखेंगे कि हमारा अभी का जो संविधान है, वो संविधान का 70% हमने इसी से लिया है। 1935 के अधिनियम से ही हमने 70% लिया हुआ है।
अब उस समय मौलिक अधिकार तो थी नहीं, और आज की डेट में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और देखें तो इसमें अगर आर्टिकल्स की बात करें, अनुच्छेदों की बात करें, तो 321 इसमें अनुच्छेद हैं। अनुसूचियों की बात करें, शेड्यूल्स की अनुसूचियां, तो वो हैं 10 अनुसूचियां, और भाग जो हैं वो 14 भाग हैं। देखिए भी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं, आगे हम आपको आर्टिकल्स भी बताएंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, अनुसूचियां क्या होती हैं और भाग कितने हैं। ठीक है, तो उस समय पर भाग 14 थे, अनुसूचियां 10 थी और आर्टिकल 21 321 थे। ठीक है, वर्मा, इसी में आगे देखते हैं, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त होकर के स्टार्ट हो जाता है केंद्र में द्वैध शासन। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया, केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने लिखा भी है, केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है, और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। किस अधिनियम के तहत मिलती है? 1935 के तहत। ठीक है, ऑर्डिनेंस। अध्यादेश मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है। इसी के साथ 1935 के अधिनियम में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में था, मैंने आपको बताया भी था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। उसको ट्रांसफर करके हम लाते हैं 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को की गई। ठीक है, इसके सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो थे सर मैरिस ग्वेकर। सर मैरिस ग्वेकर। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं, और वैसे कुछ और भी पॉइंट्स थे, मैं उनको भी चलो बता ही देता हूं। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक। उसके अलावा यूपीएससी, जो भी हम आईएएस और पीसीएस, आईएएस आईपीएस इन सब के एग्जाम्स जो होते हैं कंडक्ट कराता है यूपीएससी, उसकी स्थापना की गई। और वर्मा को भारत से अलग किया गया, ये मैंने आपको बता दिया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ, राष्ट्रपति को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। यूपीएससी, आपको ये याद रखना है कि यूपीएससी की स्थापना कब की गई है? तो 1935 के अधिनियम के थ्रू की गई है, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त ऑफर 1940। देखिए ब्रिटिश सरकार ने, एक वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे, उसके माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो कब प्रस्तुत किया है? 8 अगस्त को 1940, 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में हम और भी भारतीय शामिल करेंगे। तो देखिए यह समय चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, और द्वितीय विश्व युद्ध में ये भारतीयों को शामिल करने के लिए ये अगस्त प्रस्ताव भेजते हैं, जिससे कि भारतीय लोग उनके साथ युद्ध में शामिल हों। तो इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक में और लोग शामिल किए जाएंगे, और युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। और युद्ध के समय पर जो भारत का रक्षा का जो जिम्मा होगा वो अंग्रेजों का रहेगा। ठीक है, और संविधान बनाना, इन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, इसीलिए युद्ध समाप्त होने पर हम उनको स्वराज दे देंगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया, और युद्ध से विनोबा भावे पहले मेंबर हैं। दूसरे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम देखते हैं क्रिप्स मिशन। हालांकि ये जो अभी मैंने अगस्त प्रस्ताव बताया, इस दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942। तो देखिए क्रिप्स मिशन में क्या है कि 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई,
और 23 मार्च 1942 को इसको भारत भेजा गया, क्रिप्स मिशन को, और 30 मार्च को इसे भारत में प्रस्तुत किया गया। उस समय पीएम चर्चिल थे और अध्यक्ष जो क्रिप्स मिशन के थे वो सर स्टैफर्ड सर सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये अभी समय चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का। तो इन्होंने कहा कि विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी और युद्ध काल में भारत की रक्षा करने का जिम्मा अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश सरकार का रहेगा। लेकिन इसका भी कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने जब इसका विरोध किया तो गांधी जी ने इसको पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है, यानी गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक है, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको कहा है कि डूबते हुए बैंक का ये चेक है। और एक पट्टा भी सीतारमैया, इन्होंने इसको अगस्त प्रस्ताव जो आया था, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित यानी बदला हुआ रूप कहा है, परिवर्तित संस्करण कहा है। ये पट्टाभी सीतारमैया ने कहा है। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा है और नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का चेक कहा है। इसके बाद लास्ट हम एक्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एक्ट में क्या होता है ये देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में क्या है कि संविधान बनाने के लिए भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक दूत मंडल भेजा है। और वो कब? 15 मार्च 1946 को। उस समय इंग्लैंड के पीएम थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने घोषणा की, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के पीएम क्लीमेंट एटली ने घोषणा की, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, अब याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को इंडिया में पहुंचा है। और कहां? मुंबई। इसमें 3 सदस्य थे। पहला खुद जो कैबिनेट मिशन में अगर हम देखें तो पहला एक तो थे पैंथिक लॉरेंस और 2 स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 लोग थे सदस्य। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी है वो 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें क्या क्या किया गया वो देखते हैं। जस्ट अ मिनट। इसमें कहा गया कि भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और उन्होंने संविधान सभा के लिए तुरंत चुनाव कराने के लिए कहा। ठीक है, और जो कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि हम अब अपनी संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे कैबिनेट मिशन 1946 को आया। इसकी घोषणा 15 मार्च 1946 को की गई थी। किसके द्वारा की गई? क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई, जो कि क्या कहलाया? कैबिनेट मिशन कहलाया। 24 मार्च 1946 को यह भारत पहुंचा और भारत के कहा? मुंबई पहुंचा है। इसके 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें क्या क्या उपबंध किए गए हैं? अंतरिम सरकार का गठन किया गया है और संविधान निर्मात्री सभा का तुरंत चुनाव होना चाहिए, ये इसमें कहा गया, जो कि कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया। और जुलाई अगस्त में चुनाव
किसके लिए? संविधान निर्माण सभा के लिए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें टोटल संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर से? 292, जो कि प्रांतों से आए, 93 जो कि देशी रियासतों से आए, देशी रियासतों से, और 4 मेंबर जो थे कमिश्नरी में से। ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो 10 लाख पर एक कैंडिडेट, 10 लाख पर एक कैंडिडेट का चुनाव हुआ। इसमें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि हैदराबाद ने भाग नहीं लिया, हैदराबाद ने नहीं लिया। देखिए, मैंने आपको जितने भी एक्ट्स बताए हैं इनको आप अच्छे से याद करिएगा, रिवाइज करिएगा, और किसी भी क्वेश्चन पेपर को लगाइए जिसमें ये टॉपिक है, या किसी आपका ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम अगला जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा के बारे में सीखेंगे। संवैधानिक विकास को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।